मॉर्निंग गर्ल्स, सुप्रभात। देखो आपके लिए एक बहुत सुंदर मैसेज मैंने स्क्रीन पे रखा हुआ है। विशिंग यू अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग एंड अ वंडरफुल डे। यस, सुप्रभात मेरे बच्चों। आज की इस कक्षा छठी में आप सबका फिर से प्यार भरा स्वागत। उम्मीद करती हूँ आप सभी मन से तन से स्वस्थ होंगे और होनी भी चाहिए। और जैसे कि मैंने इतना ब्यूटीफुल मैसेज आपके लिए स्क्रीन पे रखा हुआ है, तो सचमुच आपका ये दिन ईश्वर की कृपा से, दया से बहुत ही सुंदर और वंडरफुल होगा, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और इस सुंदर मैसेज के साथ आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ओके, सो याद होगा मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग हिंदी ग्रामर की रिवीजन करेंगे, तो मैं आपके लिए संज्ञा का वीडियो अपलोड करूंगी। लेकिन मैंने सोचा मेरे बच्चों की सिर्फ अगर संज्ञा का वीडियो अपलोड करूंगी तो सिर्फ संज्ञा ही होगी उसमें, फिर सब बाकी का जो ग्रामर है, सर्वनाम, विशेषण, वो सब कुछ रह जाएगा। इसलिए मैंने आपके लिए एक नया ये वीडियो बनाया है जिसमें हम ग्रामर की पूरी रिवीजन करेंगे। फर्स्ट यूनिट टेस्ट से लेकर अब तक जो भी हमने किया हुआ है, जैसे संज्ञा और उसके भेद, सर्वनाम और उसके भेद, विशेषण और उसके भेद, उपसर्ग और प्रत्यय और विराम चिन्ह और उनके नाम। तो अगर मैं वो संज्ञा का ही वीडियो अगर अपलोड करती तो सिर्फ उसमें संज्ञा आ जाता, और हमारे पास एग्ज़ाम अभी अगले हफ्ते से शुरू होने वाली है। इसलिए ये एक वीडियो है जिसमें हम पूरा ग्रामर जो भी हमने फर्स्ट यूनिट टेस्ट से लेकर अब तक किया हुआ है उसको रिवाइज करेंगे, जिसे हम कहते हैं हिंदी व्याकरण पुनरावर्तन, हिंदी ग्रामर रिवीजन। तो मैंने आपके लिए वहाँ कुछ एक्सरसाइज भी है जो हमने बहुत पहले की थी। उन्हीं एक्सरसाइज को लेकर हम आज की शुरुआत हिंदी ग्रामर रिवीजन के लिए करते हैं। तो आपके लिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा छांटकर उसके प्रकार लिखो, यानी पिक आउट द नाउन एंड राइट देयर टाइप्स। तो आपको याद है संज्ञा और उसके भेद? नेचुरली संज्ञा तो आपको सबको याद है, यानी नाउन, लेकिन उसके भेद आपको याद है? जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और क्या है? इतनी है। जैसे कि हमने कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, ये सारे प्रॉपर नाउन, इनको हमने किया था। तो हम देखेंगे क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस के साथ उसको देखते हैं तो ग्रामर ज़्यादा समझ में आता है और इंटरेस्ट भी हमारा बढ़ता है। अगर हम सिर्फ नोट्स, अगर मैं आपके लिए यहाँ पर वापस नोट्स ले आती तो आपको वो बोरिंग लगता। इसलिए मैंने सोचा थोड़ा इंटरेस्टिंग करने के लिए, ग्रामर रिवीजन इंटरेस्टिंग करने के लिए क्यों ना आपके सामने मैं एक्सरसाइज रखूँ, और एक्सरसाइज के द्वारा हम हमारे ग्रामर की रिवीजन करेंगे तो आपको सारा याद भी आ जाएगा और आपका इंटरेस्ट भी उसमें बढ़ेगा और आपको बोर नहीं लगेगा। ओके, तो शुरुआत करते हैं संज्ञा और उसके भेद से। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, आपका पहला सेंटेंस है, ऋत्विक बगीचे में खेल रहा है। तो इसमें हमें पहले संज्ञा को पहचानना है, क्योंकि उन्होंने कहा है ना संज्ञा छांटो, यानी पिक आउट द नाउन। तो इसमें हमने क्या संज्ञा छांटी है? यस, ऋत्विक एंड बगीचे में, बगीचा। सो ऋत्विक इज अ प्रॉपर नाउन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। एंड बगीचा, अगर आप बगीचे नहीं लिखना चाहते, सिर्फ बगीचा लिख सकते हो तो भी नो प्रॉब्लम। वो होता है कॉमन नाउन, जिसे हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब आपका ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इसलिए आपको स्पेलिंग प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती है, लेकिन आई होप बहुत सारी ऐसी ऑनेस्ट लड़कियां हैं जो अपने फ्यूचर को फोकस करके ये स्पेलिंग्स की घर में प्रैक्टिस करती होंगी।
और अगर आप उन लोगों में नहीं हो तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ मेरे बच्चों कि लॉकडाउन हमेशा के लिए नहीं रहेगा। भगवान की दया से कभी ना कभी नहीं खुलेगा ही। ये विश्वास है कि हमारा लॉकडाउन ओपन होगा और हम लोग सब लोग नॉर्मली स्कूल में जाने लगेंगे और तब आपकी रिटर्न एग्ज़ाम होगी और उस समय आप ना पछताए कि शायद मैंने उस लॉकडाउन में इतना सारा समय था, मैंने लिखने की प्रैक्टिस की होती तो कितना अच्छा होता। ये पछतावा ना हो इसलिए आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे लिखते हैं, जातिवाचक संज्ञा कैसे लिखते हैं, उसको ऑब्जर्व करके लिखना है और बिना देखकर लिखकर देखना है कि आपने स्पेलिंग करेक्ट लिखी है या नहीं। ये ग्रामर रिवीजन का पार्ट है, लिखना। ठीक है, सेकेंड हम सेंटेंस देखते हैं। हमारी कक्षा सैर पर जा रही है। इसमें संज्ञा क्या है, कक्षा। कक्षा यानी क्लास, और क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं तो कक्षा क्या हुआ, यस, समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन। थर्ड, मैं अहमदनगर में रहता हूँ। अब इसमें संज्ञा क्या है, यस, अहमदनगर। अहमदनगर ये एक प्लेस का नेम है और वो प्रॉपर नेम है। सभी प्लेस को हम अहमदनगर नहीं कहते, हर एक अपना अपने प्लेस का अलग अलग अपना नाम है। तो ये अहमदनगर क्या हुआ मेरे बच्चों, प्रॉपर नाउन, जिसे हम क्या कहते हैं हिंदी में, व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे देखेंगे चौथा सेंटेंस, यह चांदी का कंगन है। अब इसमें दो संज्ञा है, एक चांदी और दूसरा कंगन, जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया है लेकिन हमने नीचे की तरफ उसे लिखा है। तो यह चांदी का कंगन है। चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा जिसे हम कहते हैं मटेरियल नाउन, क्योंकि चांदी को हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं, यानी उसका मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। चांदी अगर आप खरीदने जाते हो ज्वेलर के पास तो वो आपको माप तोल के देता है कि नहीं। तो चांदी क्या हुआ, द्रव्यवाचक संज्ञा, और कंगन यानी बैंगल, तो वो क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन। सब लोग उसे क्या कहते हैं, कंगन। ठीक है, आगे देखेंगे पांचवा वाला सेंटेंस, गीता के बोलने में मिठास है। गीता एक प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर नेम है। हम सभी लड़कियों को गीता नहीं कहते, हम लोगों का सबका अपना अपना नाम है, तो वो है प्रॉपर नाउन। तो वो क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एंड मिठास बोलने में मिठास है, एक फीलिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। ओके गर्ल्स, आगे देखते हैं छठा सेंटेंस, छठवा वाक्य, यह लकड़ियों का गट्ठर है। लकड़ी ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। एंड गट्ठर, देखो अगर हम लकड़ियों को छोटे छोटे पार्ट्स में ये करके उसको इकट्ठा करें, सब स्टिक्स जो है उसको हम इकट्ठा करें तो उसका बंडल बन जाता है, वो स्टिक का बंडल बन जाता है। तो उस बंडल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, यस, गट्ठर। तो गट्ठर में एक साथ बहुत सारी लकड़ियाँ एक साथ है, बंडल ऑफ स्टिक, तो वो क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। आगे देखते हैं, तोता अमरूद खाता है। तोता यानी कौन, यस, पैरेट, तो वो क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। एंड अमरूद ऑल्सो जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि उसी शेप में उसी रंग में दिखने वाले बहुत सारे अमरूद होते हैं और इसीलिए हम उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। देन हमारी बातचीत में विनम्रता होनी चाहिए। इसमें संज्ञा क्या है, विनम्रता यानी हम्बल हम लोग कहते हैं। सो विनम्रता क्या है, एक इमोशन है, एक फीलिंग है, तो वो कौन सी संज्ञा का भेद है, यस, भाववाचक संज्ञा। आगे, बंदर ने लंबी छलांग लगाई। बंदर यानी कौन, मंकी, तो इसमें संज्ञा क्या है, ओनली बंदर, तो बंदर क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन।
और लास्ट हमारा सेंटेंस है कृतिका मेरी बहन है। कृतिका इज अ प्रॉपर नाउन मीन्स व्यक्तिवाचक संज्ञा एंड बहन मीन्स सिस्टर इज अ जातिवाचक संज्ञा। तो मेरे बच्चों हमने पहली ग्रामर की रिवीजन स्टार्ट की जिसमें हमने पहला लिया संज्ञा और उसके भेद। और संज्ञा और उसके भेद कितने हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा एंड द्रव्यवाचक संज्ञा। सो आई होप आपने ये सारा रिवाइज किया होगा। नहीं किया है तो ये 24 आवर्स वीडियो आपके पास रहने वाला है, उसको बार बार देखो, ऑब्जर्व करो, सुनो तो आपकी वो रिवीजन हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सर्वनाम, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? यस, प्रोनाउन। क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो देखते हैं हम क्या कहे। अब सर्वनाम के भी प्रकार है, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें हम प्रश्न पूछते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम, आप, मैं, तुम, पहला व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति और कोई तीसरा व्यक्ति। याद आया? मैंने आपको सिखाया था पुरुषवाचक सर्वनाम में उसमें 3 पर्सन होते। फर्स्ट पर्सन यानी हम खुद, सेकेंड पर्सन हमारे सामने वाला एंड थर्ड पर्सन जो दोनों के बीच में नहीं है, प्रेजेंट, और तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो सब पुरुषवाचक सर्वनाम में आते हैं। देन प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम एक ऐसा सेंटेंस जिसमें जो, तो, जैसे, वैसे 2 सर्वनाम एक साथ आते हैं। फिर है निजवाचक सर्वनाम, यानी हम खुद के लिए 2 वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि स्वयं, अपने आप, खुद, इस तरह से। और फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी प्रॉपर हमें पता नहीं होता है उस सर्वनाम के बारे में, कि जैसे कि दरवाजे पर कोई खड़ा है तो कोई, कौन खड़ा है हमें नहीं पता, इसलिए वो क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि हमें प्रॉपर पता होता है, जैसे कि यह मेरी किताब है, हमने प्रॉपर बताया उसको दर्शा के ये मेरी किताब है। सो यह इज अ निश्चयवाचक सर्वनाम। और इस संबंधवाचक सर्वनाम। तो अब हम देखते हैं हमारे सर्वनाम के बारे में और उनके प्रकारों के बारे में। अगर हम एक्सरसाइज देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा और आपको याद भी आएगा कि हमने ग्रामर करते समय सर्वनाम सर्वनाम जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, आप नोट्स लिख रहे थे, तब ये सारी बातों को हमने पढ़ा था। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम छांटकर उसके प्रकार लिखो। सेम हमको प्रोनाउन पिक आउट करना है और उनके टाइप्स लिखने हैं। तो मैंने जैसे कि आपको टाइप बताए हैं, प्रकार या भेद कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने स्क्रीन पर आपके लिए पहला सेंटेंस रखा हुआ है। हमने कहा मैं आज से, हसन ने कहा मैं आज से पढ़ूंगा। तो मैं किस में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। बच्चों कंफ्यूज मत होना, मैं निजवाचक सर्वनाम में नहीं आता। अपने आप, खुद, स्वयं, ये 3 शब्द ही निजवाचक सर्वनाम में आते हैं, लेकिन मैं, ये शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। ये हमेशा याद रखना मेरे बच्चों। देन वहाँ कौन खड़ा है? कौन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच हो। वही एंड जो 2 सर्वनाम सेंटेंस में एक साथ आए, इसलिए क्या हुआ? संबंधवाचक सर्वनाम। मैंने खुद यह चित्र बनाया है। देखो खुद, खुद यानी सेल्फ के बारे में कहा है, तो ये क्या हुआ मेरे बच्चों? निजवाचक सर्वनाम। देन शायद दरवाजे पर कोई आया है। कोई, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
यह मेरी पाठशाला है। पाठशाला की ओर दर्शाते हुए आप प्रॉपर बताते हो यह, सो यह क्या हुआ मेरे बच्चों? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, वे पढ़ाई करते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम। एंड 8, गांधी जी किसे महत्व देते थे? देखो वहां क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखो। यस, तो किसे? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगेन जैसा वैसा, एक सेंटेंस में दो सर्वनाम एक साथ आए तो वो क्या हुआ मेरे बच्चों? संबंधवाचक सर्वनाम। एंड लास्ट, मैं चक्री स्वयं बनाऊंगा। देखो अभी यहाँ मैं भी है और स्वयं भी है, तो मैं भी अगर हम वहाँ लिख सकते हैं, अंडरलाइन भी करेंगे और हम वहाँ लिखेंगे भी। मैं किस में आएगा बताओ? यस, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो हम वहाँ पे करेंगे मैं पुरुषवाचक सर्वनाम एंड स्वयं, खुद के लिए कुछ कहा है तो वो किस में आएगा मेरे बच्चों? यस, निजवाचक सर्वनाम। ओके, सो आपका ये कन्फ्यूजन दूर हुआ। मैं पुरुषवाचक सर्वनाम एंड स्वयं निजवाचक सर्वनाम। तो सॉरी, तो हमने पहली एक्सरसाइज देखी थी संज्ञा और उसके बाद भेद। दूसरी हमने एक्सरसाइज देखी सर्वनाम और उसके भेद। तो आपको ये रिवीजन अच्छी लग रही है ना? देखो इंटरेस्ट भी आ रहा है क्योंकि हम क्वेश्चन करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है, बोर भी नहीं होते। अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है? तो अगली एक्सरसाइज है हमारी विराम चिन्ह और उनके नाम। तो हम एक एक विराम चिन्ह देखेंगे और उनके नाम के बारे में जानेंगे। तो आपके सामने देखो क्वेश्चन मैंने रखा है, निम्नलिखित वाक्यों में से उचित विराम चिन्ह पहचान कर उसके नाम लिखो। आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाते हैं? वाक्य और उसमें विराम चिन्ह होते हैं। आपको वो विराम चिन्ह भी पहचानने हैं और उनके नाम भी लिखने हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं पहले वाक्य से। और पहला वाक्य है पता लगाओ। अब आपके सामने जब सेंटेंस आता है तो उस सेंटेंस को ध्यान से पढ़कर उसको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्व क्यों करना है? क्योंकि अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सेंटेंस में कितने विराम चिन्ह आए हैं। अगर हमारी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, यानी नज़र हटी, अगर हमने ठीक से ऑब्जर्व नहीं किया तो वहाँ पे अगर दो विराम चिन्ह है तो हमें वो नज़र नहीं आएंगे, एक ही विराम चिन्ह नज़र आएगा। और दुर्घटना कैसे घटेगी? हमारा मार्क्स चला जाएगा, है ना? इसलिए हमारी नज़र उस वाक्य पर बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि वाक्य में कितने विराम चिन्ह हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। पता लगाओ। देखो पता लगाओ, लगाओ के बाद वहाँ पे है कॉमा। तो कॉमा को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों हिंदी में? यस, अल्प विराम। क्या कहते हैं? अल्प विराम। देन यह किसकी बारात है? देखो क्या पूछा है वहाँ? क्वेश्चन, और इसलिए वहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है तो वो क्या हो जाएगा? यस, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगेन सेकंड देखेंगे हम। आदमी की पहचान उसकी योग्यता से होती है। वापस इस सेंटेंस को देखते हैं। आदमी की पहचान उसकी योग्यता से होती है। और इस पूरे सेंटेंस में एंड ऑफ द सेंटेंस वहाँ फुल स्टॉप है, बाकी बीच में कहीं भी विराम चिन्ह नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? फुल स्टॉप को यस, पूर्ण विराम। क्या कहते हैं हम इसे? पूर्ण विराम। तो आपको इस तरह से वहाँ पे ये फुल स्टॉप वहाँ पे लिखना भी है, दिखाना भी है, प्लस डैश करके लिखना है पूर्ण विराम। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। तीसरा सेंटेंस, पुस्तक के चित्र कितने सुंदर है। अगेन, पुस्तक के चित्र कितने सुंदर है। इस वाक्य में भी बीच में कहीं भी विराम चिन्ह नहीं है। एंड ऑफ द सेंटेंस, वाक्य के अंत में वहाँ पर एक विराम चिन्ह है।
पहचानो मेरे बच्चों, ये कौन सा विराम चिन्ह है? क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में? यस, एक्सक्लेमेशन। और हिंदी में हम क्या कहेंगे? यस, विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो लोग बच गए थे, देखो यहाँ पर एक विराम चिन्ह दिया है। ये क्या है? दिस इज नॉट कॉमा, बिकॉज डॉट एंड कॉमा दोनों एक साथ है, जिसे हम कहते हैं ब्रेक, है ना। और आगे, और इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अर्ध विराम, हाफ ब्रेक। और सिर्फ कॉमा होगा तो अल्प विराम। और यहाँ कॉमा एंड हाफ ब्रेक को पहचानने का आसान तरीका क्या है? तो कॉमा जो होता है, जिसे हम अल्प विराम कहते हैं, वो सिर्फ सी टाइप होता है, ओनली सी टाइप। बट हाफ ब्रेक, अर्ध विराम, डॉट विथ कॉमा की तरह होता है, लाइक दिस। तो इसे हम कहते हैं अर्ध विराम। क्या कहते हैं? अर्ध विराम। और आगे बढ़ते हैं। वे दिल दहलाने वाले अनुभवों के कारण भयभीत थे। अब मैं आपके लिए ये पूरा सेंटेंस वापस से पढ़ती हूँ। जो लोग बच गए थे, अर्धविराम, वे दिल दहलाने वाले अनुभव के कारण भयभीत थे। एंड ऑफ द सेंटेंस। वाक्य के अंत में क्या है वहां पर? यस, फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? पूर्ण विराम। आगे बढ़ेंगे। 5वां सेंटेंस। ऋत्विक ने कहा के बाद कॉमा, तो कॉमा को हम क्या कहेंगे? अल्प विराम। देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि यहाँ पे डायलॉग स्टार्ट हो रहा है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या कहते हैं? डबल, दोहरा, इन्वर्टेड कॉमा, अवतरण चिन्ह, दोहरा अवतरण चिन्ह, इस तरह से याद रखेंगे। डबल, दोहरा, अवतरण चिन्ह। इज दैट क्लियर? मैं भी मेला देखने जाऊंगा। फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। अब यहाँ फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप को हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चों? पूर्ण विराम। देखो वापस से, ये है आपका अल्प विराम, ये है आपका दोहरा अवतरण चिन्ह, और ये है आपका पूर्ण विराम। आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम इसे जासूस राज 002 कह सकते हैं। हाँ के बाद क्या हुआ? वापस अल्प विराम, जासूस राज 002। सिर्फ इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल, एक हरा, डबल, दोहरा, सिंगल, एक हरा, अवतरण चिन्ह, और कह सकते हैं फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। यानी मेरे बच्चों एक सेंटेंस, लेकिन वहां पर कितने विराम चिन्ह आए? 3। कॉमा, अल्प विराम, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, एक हरा अवतरण चिन्ह, एंड एंड ऑफ द सेंटेंस फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर वाक्य पर से आपकी नजर हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए आपको वाक्य को, विराम चिन्ह का प्रश्न सॉल्व करते समय वाक्य को बहुत ध्यान से देखना है और ऑब्जर्व करके जहाँ जहाँ पर भी विराम चिन्ह है उसको पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो क्या आगे बढ़ते हैं? ओके, सो आगे है हमारा विशेषण। याद आया? एडजेक्टिव। और उसके विशेषण के क्या प्रकार लिखने हैं? निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर उसके प्रकार लिखो या फिर उसके भेद लिखो। सो उसके प्रकार कितने हैं आपको याद आया? गुणवाचक विशेषण, क्वालिटी, संख्यावाचक विशेषण, ओनली नंबर, परिमाणवाचक विशेषण, क्वांटिटी को हम मापते हैं, तोलते हैं, मेजरमेंट करते हैं, सार्वनामिक विशेषण जिसमें संज्ञा के पहले सर्वनाम आता है। तो याद आया? तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने पुराना किला देखा। पुराना गुणवाचक विशेषण।
साल में 12 महीने होते हैं। 12 ओनली नंबर, संख्यावाचक विशेषण। पिताजी आधा किलो मिठाई लाए। आधा किलो, किलो परिमाण, सो परिमाणवाचक विशेषण। यह गाना मैंने सुना है। गाना ये संज्ञा है और उसके पहले आने वाला शब्द कौन सा है? यह। तो ये क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण। आदर्श कुमार 10वीं कक्षा का छात्र है। 10वीं ओनली नंबर, संख्यावाचक विशेषण। आज मैंने ज़्यादा पानी पिया। पानी जिसको हम माप सकते, तौल सकते हैं, ज़्यादा, सो क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण। सबने सच्चे बालक की तारीफ की। सच्चे क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण। आगे देखते हैं। तो यहाँ पर आपको विशेषण और उसके प्रकार क्लियर हो गए मेरे बच्चों? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं हमारा लास्ट उपसर्ग और प्रत्यय। तो पहला क्या है? उपसर्ग। और उपसर्ग क्या होता है? क्या होता है उपसर्ग? शब्द के पहले लगने वाला शब्द। जैसे कि दिन, तो दिन के पहले अगर हमने प्रति लगाया तो क्या बन जाएगा? प्रतिदिन। समझ के पहले अगर हमने ना लगाया तो क्या बनेगा? ना समझ। न्याय के पहले अ लगाएंगे तो क्या बनेगा? अन्याय। बे प्लस कसूर इज इक्वल टू बेकसूर। अप प्लस मान इज इक्वल टू अपमान। इसलिए आपको खुद को बायहार्ट करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि उपसर्ग में कौन से शब्दों के सामने कौन से उपसर्ग लगते हैं, वरना उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा और वो रॉन्ग हो जाएगा। जैसे कि शकुन। अभी प्रश्न कैसा दिया जाएगा एग्जाम में? निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर लिखो। तो आपको शब्द दिया जाएगा शकुन। तो अगर आपने बायहार्ट किया है कि शकुन के पहले अप आता है तो आप अप लगाओगे प्लस शकुन और इज इक्वल टू आप लिखोगे अपशकुन, तो ही आपको वो मार्क्स मिलेगा। अगर आपने अप के जगह अशकुन लिखा, रॉन्ग मिलेगा। बेशकुन लिखा, रॉन्ग मिलेगा। शकुन शब्द के आगे ऑलवेज अप लगता है, ये आपको ध्यान में रखना है, उसको बायहार्ट करना है, तब जाकर आप वो क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए इसको बायहार्ट करना बहुत ज़रूरी है। देन स्वागत के पहले कौन सा लगता है? सु, तब वो क्या बनता है? सुस्वागत। डर के पहले नी, तो वो क्या बन जाता है? निडर। व्यावहारिक के पहले अ, तो वो क्या बन जाता है? अव्यावहारिक। प्रथा, प्रथा के पहले क्या लगेगा? कु, तो वो क्या बनेगा? कुप्रथा। पूर्णता के पहले अ लगता है तो वो क्या बनेगा? अपूर्णता। संस्कृति के पहले अगेन क्या लगेगा? सु, तो क्या बनेगा? सुसंस्कृति। तो इसे हम कहते हैं उपसर्ग, जो शब्द के पहले आते हैं। तो आपको इसे बायहार्ट करना है। अब हम देखते हैं प्रत्यय, जो शब्द के बाद लगते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा है मानव, तो मानव के बाद आप क्या लगाओगे? ता, तो क्या बन जाएगा? मानवता। भोला प्लस पन इज इक्वल टू भोलापन। शान प्लस दार इज इक्वल टू शानदार। धर्म प्लस इक इज इक्वल टू धार्मिक। इक, ई छोटा है इसलिए मी की वेलांटी भी छोटी है। धन प्लस वान इज इक्वल टू धनवान। तो आपको कैसे प्रश्न पूछते हैं? निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। तो अगर उन्होंने सुंदर शब्द दिया तो आप क्या लगाओगे उसके लिए? ता। सुंदर प्लस ता इज इक्वल टू सुंदरता। गुण प्लस वान इज इक्वल टू गुणवान। डर, डर देखो उपसर्ग में मैं पूछा था और प्रत्यय में भी, तो आपको याद रखना है कि डर अगर उपसर्ग में पूछेंगे तो उसके पहले आएगा नी, लेकिन अगर यही डर शब्द प्रत्यय में पूछेंगे तो डर के बाद आएगा आवना और वो बनाएंगे डरावना। लाइक दिस, सी स्पेलिंग डरावना। देन श्रम प्लस इक इज इक्वल टू श्रमिक। दिन प्लस इक इज इक्वल टू दैनिक।
झूठ प्लस आ इज इक्वल टू झूठा। इस तरह से आपको वो बाय हार्ट करने पड़ेंगे, तभी आपको वो ग्रामर अच्छे से आएगा वो प्रश्न सॉल्व करने के लिए। तो मेरे बच्चों, अभी आपकी सेकेंड यूनिट टेस्ट शुरू होने जा रही है। आपको सबको गुड लक। आप बहुत अच्छे तरह से पढ़ना, बड़ी ईमानदारी से, मेहनत से, लगन से, ज़रूर आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैं आपके लिए प्रेयर करूँगी। और वापस एक बार गुड मॉर्निंग, विशिंग यू अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड अ वंडरफुल डे। थैंक यू, धन्यवाद एंड गुड लक।